हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिक एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम किसी गोलीय दर्पण का मतलब या तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, हम दोनों के लिए आपको बताएंगे। तो कोई गोलीय दर्पण जैसे कि ये अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण के सामने जब हम कोई वस्तु रखेंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यह दर्पण कहीं बनाएगा। तो फिर इस दर्पण से ये वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर है और जहां पर ये प्रतिबिंब बना हुआ है वो प्रतिबिंब की दूरी और इस दर्पण की फोकस दूरी, इन तीनों के बीच में हम संबंध को स्थापित करेंगे। मतलब कि दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और उसके बीच की फोकस दूरी के बीच में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। संबंध को देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये हम अवतल दर्पण के लिए हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो डेरिवेशंस होंगे ये गोलीय दर्पण जैसे अवतल और उत्तल ही दर्पण के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम ये अवतल दर्पण के लिए बताएंगे और उसके बाद से हम अगले लेक्चर में हम आपको उत्तल दर्पण के लिए ये संबंध बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये संबंध दोनों के लिए ही एकदम एक ही जैसे होते हैं, एकदम एक ही होते हैं, लेकिन हम डेरिवेशंस करेंगे। और तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ये अवतल दर्पण के लिए इन संबंध को स्थापित करते हैं। मैं हेडिंग में लिख दिया हूं, देख लें कि दर्पण से, ठीक है, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध हमको स्थापित करना है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए इस संबंध को स्थापित करेंगे। तो मैं एक अवतल दर्पण बना दिया हूं। हमारा ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का नाम मैं यम रख दिया हूं। यम ये एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ठीक है, ये उसका वक्रता केंद्र हो गया और इन ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में इसका ये फोकस हो गया, मुख्य फोकस। ठीक है, देखिए अब इस अवतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक वस्तु को रख दे रहा हूं, यही वो वस्तु है। चलिए, ये वस्तु है, ये ए और ये बी, ठीक, ये ए बी वस्तु है। ठीक, इस वस्तु का ये जो ए है ये शीर्ष है और ये बी उसका निचला हिस्सा है, पैर कह लीजिए या कुछ भी कहिए। ठीक है, ये वस्तु हो गया। अब ये जो वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यह दर्पण बनाएगा, कहीं बनाएगा कहीं भी बनाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे बनाएगा? तो फिर वही इस वस्तु का प्रतिबिंब हम पहले मेथड से बनाएंगे। ठीक है, पहले मेथड का जो किरण आरेख है उसको हम क्या करेंगे, उसके द्वारा इसे उस प्रतिबिंब को हम देखेंगे कि वो कहाँ बन रहा है। तो भाई क्या होता है, तो इस दर्पण के द्वारा, ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उसके शीर्ष से इस दर्पण, इस वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को लेकर के जाएंगे। देखिए ऐसे ये प्रकाश की किरण जाएगी, देखिए, ठीक, ये ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है, हाँ, और जाने के बाद यहां से पढ़ने के बाद वह प्रकाश की किरण अब परावर्तित होकर के, चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह मुख्य फोकस से जाएगी। तो ऐसे क्या होगी, ये प्रकाश की किरण ऐसे ये जाएगी। देखिए ये मुख्य फोकस से ये प्रकाश की किरण जा रही है। ठीक, अब देखिए, अब इसके शीर्ष से अगले में क्या करते हैं, इसके शीर्ष से प्रकाशिक केंद्र को, ये वक्रता केंद्र को, प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। तो ये ऐसे जा रही है, इसके शीर्ष से वक्रता केंद्र को प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। जाने के बाद वो दर्पण से परावर्तित होकर के इधर आएगी। मतलब यही ये वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, जो वक्रता केंद्र को जा रही है ये, और ये समांतर से जाकर के जो परावर्तित हुई है ये दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम प्रतिबिंब यहां पर बना लेते हैं। जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर प्रतिबिंब, मतलब वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, और जिस बिंदु पर काटेंगे वो शीर्ष बन जाएगा उस प्रतिबिंब का। तो ये शीर्ष बन गया। ठीक है, ये पूरा प्रतिबिंब, इसके शीर्ष को, चूंकि वस्तु का शीर्ष ए है तो इसके शीर्ष को मैं ए डैश से लिख दे रहा हूं और इसका ये निचला हिस्सा बी है तो इस प्रतिबिंब को मैं बी डैश लिख दे रहा हूं। मैं लिख भी दे रहा हूं कि चलिए ये वस्तु है, वस्तु, ठीक है, और ये क्या है भाई, प्रतिबिंब। तो यहां पर प्रतिबिंब मैं लिख भी दे रहा हूं, प्रतिबिंब। अब देखिए, अब इतना हो गया। अब हम ये जो दर्पण है, देखिए भले ही वो दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, अवतल हो, उत्तल हो, या लेंस हो, अवतल हो या उत्तल, कोई भी लेंस हो, तो उसके सामने जब हम वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण से, मुख्य रूप से इस दर्पण के ये प्रकाशिक, ये वक्रता के, ये ध्रुव से, मतलब उस दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग मानते हैं u से। किसे मानते हैं भाई, u से मानते हैं। ठीक है, तो हम इसको मान ले रहे हैं u से। अच्छा, अभी मानेंगे। और ये जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम लोग मानते हैं v से, स्मॉल v से। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से, वस्तु की दूरी को स्मॉल u से, और
फोकस दूरी को तो आप समझते ही हैं, स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। तो चलिए डिनोट कर देते हैं। देखिए यही ये ध्रुव है, ध्रुव से ये फोकस है, इसके बीच की दूरी को क्या मान लें हम भाई, स्मॉल। मानना क्या है, वो है ही वो स्मॉल एफ। ठीक है, ये स्मॉल एफ हो गया। ठीक, मतलब कि पी एफ बराबर कितना, स्मॉल एफ। अच्छा, ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी, मतलब दर्पण से मतलब दर्पण के ध्रुव से और ये प्रतिबिंब की दूरी को किससे, स्मॉल भी से हम डिनोट करते हैं, उसको भी मैंने कर दिया। और ये वस्तु है, ठीक है, वस्तु। ठीक, वस्तु से पहले थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा कि यह क्या है भाई, ये वक्रता केंद्र है क्या। चलिए उसको भी दिखा देता हूं, ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव मतलब दर्पण के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, आर से। और ये आर किसके बराबर होता है भाई, हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव ने, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है, आर बराबर कितना होता है, ये 2f होता है। तो मैं उसको लिख दे रहा हूं अपने समझने के लिए, आगे हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा। और ये जो वस्तु है, वस्तु की दूरी को से डिनोट करते हैं, ये भी से। तो ये दर्पण से ये वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। हमने क्या कर दिया, यहां पर कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं, बस ऐसे आपको डिनोट कर देना है, दिखा देना है कि भाई ये वस्तु की दूरी है। मैंने क्या किया कि ये है ध्रुव और ये फोकस, तो ध्रुव और फोकस के बीच मतलब ये दर्पण, दर्पण की ये फोकस दूरी हो गई। ठीक, अच्छा ये बी, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को स्मॉल भी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, मतलब दर्पण और ये उसका वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या, जो कि 2f के फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। और ये वस्तु हो गया, वस्तु और ये दर्पण के ध्रुव मतलब दर्पण से बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। हमने कर दिया। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें कौन कौन धनात्मक कौन कौन ऋणात्मक, सभी दूरियां हैं। हम आपको बताया हूं कि भाई कोई भी दर्पण होगा या लेंस होगा, उससे किसी भी दूरी को हम लोग मापेंगे, लंबाई हो या दूरी हो, तो वो सब प्लस और माइनस मतलब वो चिन्ह के साथ हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमको लेना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं आपको बताया था कि ये इधर से प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है, तो इसके इस साइड वाले जो भी दूरियां होंगी एक साथ मुख्य अक्ष पर, वो सब ऋणात्मक होंगे। मतलब ये सभी जो भी हैं सब क्या होंगे, ये ऋणात्मक ही होंगे। वैसे भी ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या सब ऋणात्मक ही होता है। और इधर ये भी दूरियां हैं सब, तो ये भी क्या है, ये सब ऋणात्मक ही होंगी। और हर समय तो ये वस्तु की दूरी ऋणात्मक ही होती है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब उधर बन जाएगा तब धनात्मक होगा, नहीं तो प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा प्रतिबिंब की दूरी। तो ये ऋणात्मक, तो इसको ऋण में मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको ऋण में मतलब कि ऋणात्मक, सब एकदम ऋणात्मक में मैं लिखूंगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा और ये भी, ठीक है, वही बात हुई। ठीक, और ये भी, ये सब हम ऋण में ही लेंगे। ठीक, आगे कहीं भी लेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है कि भाई वही हमको करना क्या है, ये वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और ये इस दर्पण की फोकस दूरी f के बीच में हम लोग को संबंध स्थापित करना है। ठीक, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को एक और अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा एक रचना करना पड़ेगा। करना ये पड़ेगा कि ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये इसको हम कुछ मान लेंगे। चलिए इसको मैं मान लेता हूँ d, चलिए DEF, ठीक है, ई, चलिए इसको मैं D मान लेता हूं। चलिए ये D, इसको चलिए मान लीजिए ये जो बिंदु है, जो इस दर्पण पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, आपतन बिंदु, इसको D में मान लिया। और इस D से मैं इस पर लंब डालूंगा मुख्य अक्ष पर, ऐसे ये लंब डाल दिया। चलिए इसको मैं, ये जो लंब है ये मुख्य अक्ष पर जो आ रहा है, इसको मैं कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूं। बस एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। और यहां पर देखिए ये दोनों समांतर है, जब समांतर है तो ये जो दूरी होगी, ये जो लंबाई होगी एकदम क्या होगी, ये डीएम के क्या होगी, बराबर होगी। आगे आवश्यकता पड़ेगा तो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना समझ गए हैं तब फिर एकदम सब चीजें आसानी से हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात हम आपको बताएंगे, और हर बार एकदम हर डेरिवेशंस में ज़्यादा ये चीज़ें हमको बतानी ही पड़ती है। देखिए जैसे कि अगर कभी भी हमको आवश्यकता पड़े, देखिए वैसे भी ये दर्पण जो होते हैं उनका द्वारक छोटा होता है, या वक्राकार जो वक्रता होती है उसकी बहुत कम होती है। तो ये जो यम है लगभग ये पी के पास ही होता है, यम ये लगभग पी के पास होता है, एकदम पी ही पर कह सकते हैं कि होता है। तो एफ एम को हम जरूरत पड़ेगा तो भाई एफ पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये यम पी के पास है तो एफ एम को हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी भी लिख सकते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार हम देखेंगे आगे, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो इसके लिए अब डेरिवेशंस में अब अच्छे से एकदम शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे या कुछ भी करेंगे। तो भाई अगर मैं आप लोगों से वैसे ही डायरेक्ट पूछूं कि भाई एफ पी क्या है,
ठीक है, वो फोकस दूरी है जो कि स्मॉल एफ के बराबर होगा। ठीक है, ये सभी चीजें मैं आपसे पूछूंगा। बी डैश पी क्या है, तो वो भाई भी है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, सी पी क्या है भाई, वो वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और ये बी पी क्या है भाई, ये वस्तु की दूरी है। तो बस यहाँ तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जैसे एफ पी, ठीक है, ये एफ पी बराबर कितना, ठीक है, ये एफ पी क्या है, स्मॉल एफ है, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, और लिखेंगे कि यह क्या है, ये उस दर्पण की फोकस दूरी है। तो इसको भी आपको लिख लेना है। फिर आपसे पूछा जाए कि भाई ये CP क्या है, CP का मतलब क्या है, वो वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, R, ठीक है, माइनस में है कि नहीं, और ये R किसके बराबर होता है, ये 2F के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या है भाई, मतलब CP मतलब ये माइनस R क्या है भाई, ये वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आप ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से अब मैं आपसे पूछूं कि भाई B डैश P क्या है, तो B डैश P ये क्या है, ये किसके बराबर है, ये भी के बराबर है। मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस में ये भी है, देख लीजिए। तो इसको हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब अगला क्या है, ये बीपी क्या है भाई, तो वो माइनस यू है। ठीक है, माइनस में, और वो है वस्तु की दूरी। एकदम आंसर आ गया, देखिए वस्तु की दूरी। ठीक, बोर नहीं होना है। चलिए देखिए एकदम ठीक। अब इसके बाद से अगर आप ये समझ गए, मतलब ये है कि कहीं भी एफ पी आएगा तो वहां पर माइनस एफ लिखेंगे, सी पी आएगा माइनस आर लिखेंगे, और माइनस आर की जगह पर हम माइनस 2 एफ भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये बी डैश पी की जगह पर कहीं भी आएगा तो माइनस भी जो कि प्रतिबिंब की दूरी है, बी पी आएगा तो माइनस यू जो कि वस्तु की दूरी है, कहीं भी आएगा डेरिवेशंस में तो वो हम लिख लेंगे। अब देख रहे हैं चित्र में स्पष्ट है। ठीक है, चित्र से एकदम देखिए, चित्र से ही हम सभी चीजें करेंगे। थोड़ा सा देखिए देखिए त्रिभुज को देख लेते, ए बी सी, देखिए ए बी सी, एक ये देख रहे हैं, एक ये त्रिभुज, और देखिए ए डैश बी डैश सी, ये एक त्रिभुज देखिए। ठीक, एक ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, ये थोड़ा सा बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये वस्तु के साथ ही ये बना हुआ है, और ये प्रतिबिंब के साथ बना हुआ है। देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये और ये रेखा है कि नहीं, ये और ये जो भुजाएं हैं, ये दोनों के लिए है, एक ही है जो कि दोनों में पार्ट्स बट गई हैं, सब एक ही रेखा है, दोनों में ये बट गई हैं, और ये भी इस पर क्या है, लंब है, और ये भी इस पर क्या है, लंब है। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों क्या है भाई, समरूप होंगे। तो यहां पर डायरेक्ट आप लिखेंगे कि भाई चित्र में, ठीक है, यहां पर इन द फिगर, ठीक है, मतलब इन द फिगर मतलब चित्र में क्या है भाई कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या होंगे, समरूप। समरूप का ये चिन्ह होता है, समरूप का ये चिन्ह होता है। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, समरूप का मतलब कि एक जैसा रूप। ठीक है, समरूप का मतलब कि एक जैसा रूप, बस। ठीक है, देखिए ये दोनों छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक जैसा एकदम रूप होना चाहिए। चलिए इसको मैं नाम दे लेता हूं ए बी सी, और ये पी क्यू आर में नाम दे लेता हूं। ये दोनों जो त्रिभुज हैं एक रूप के होने चाहिए, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, तो भाई अगर ये दोनों त्रिभुज एक रूप के हैं, मतलब ये दोनों क्या है भाई, समरूप है। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं जो है, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उन सबों का जो अनुपात होता है क्या होता है, बराबर होता है। ये क्लास 10 में या 9 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो भाई समरूप अगर ये दोनों त्रिभुज हैं, जैसे कि त्रिभुज में यहां पर लिखूं ए बी सी, और ये त्रिभुज ये पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो गए, समरूप। अगर ये समरूप हो गए तो फिर इन दोनों का संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और कोई भी संगत भुजाओं का अनुपात ले लीजिए, जैसे कि इतना अपान इतना, ठीक है, बराबर किसके होगा, इस इतना अपान इतना। ठीक है, बराबर किसके होगा, इतना अपान इतना। ठीक है, किसी के एकदम, या इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना, किसी का भी कोई भी संगत आप ले लेंगे भुजाएं, वो सब क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। उसी प्रकार वो दोनों त्रिभुज यदि वो समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए ये त्रिभुज दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, देख लीजिए एकदम आसान।
देखिए हम लिख सकते हैं कि अगर ये और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं कि इतना, देखिए इतना, इसकी संगत भुजा ये होगी, ठीक है, इसकी संगत भुजा ये। अगर नहीं संगत महसूस हो रहा है तो ऐसा करिए कि इसका ये जो शीर्ष है इसको पकड़ करके ऐसे 180 अंश घुमा दीजिए, ऐसे करके 180 अंश घुमा दीजिए और फिर ऐसा कर दीजिए। जब ऐसा करेंगे तब इसके एकदम इसी के जैसा वो एकदम चित्र में एकदम दिख जाएगा, बहुत छोटा सा दिखेगा, ठीक है। मतलब ये है कि इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा ये होगी और इसकी संगत भुजा ये होगी, ठीक। तो ये सब का अनुपात बराबर होगा। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना। तो हम इतना अपान इतना को नहीं लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अगर ये समरूप हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए बी अपान कितना ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ये दोनों समरूप है तो यहां पर लिख देंगे ए बी अपान कितना ए डैश बी डैश अपान कितना बराबर कितना लिख लेंगे, बी सी अपान ये बी डैश सी हम लिख लेंगे और इसको समीकरण नंबर 1 चुपचाप बना लेंगे, ठीक। बस आगे क्या है, एक और भी त्रिभुज, हमको दो और त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए एक डी एम एफ, एक ये त्रिभुज देखिए और ये ए डैश बी डैश एफ देख लीजिए, ये एक त्रिभुज देखिए। ये भी क्या है, ये एक ही रेखा ये हो गई, फिर यही रेखा हो गई है कि नहीं, और इन्हीं दोनों से और ये लंब हो गए। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, एक रूप के हो गए। जब ये समरूप है तो इनका भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और यहां पर लिख सकते हैं एंड क्या है भाई कि एक और भी त्रिभुज, जैसे कि त्रिभुज ये डी एम एफ या, ठीक है, हाँ देखिए ये डी एम एफ और त्रिभुज कौन है भाई, ए डैश बी डैश एफ, वो दोनों क्या होंगे, ये समरूप हैं। तो जब समरूप हैं अतः आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है। जब ये समरूप हैं तो इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा ये होगी, इसकी संगत भुजा ये होगी। तो आप लिख सकते हैं इतना अपान इतना इक्वल टू कितना, इतना अपान इतना आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। मतलब कि डीएम अपान ए डैश बी डैश, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, ये एफ एम अपान कितना हो जाएगा, ठीक है, एफ बी डैश, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं डीएम अपान ये डी एम अपान कितना, ये ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, ये बी डैश एफ अपान कितना हो जाएगा, ये एम एफ। यहाँ पर लिख सकते हैं ये बी डैश नहीं, सॉरी बी डैश नहीं, ये एम एफ अपान कितना, बी डैश एफ, ठीक है। तो ये लिख लेंगे ये यम एफ अपान कितना, ये बी डैश एफ, ठीक है, लिख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए ये जो डीएम है, डीएम, ये डीएम किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये समांतर है, तो समांतर है तो हर बिंदु पर इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, तो ए बी डीएम के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इस डीएम को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो या लिख करके इस डीएम को हम लिख दिए ए बी और अपान कितना हो गया, ये ए डैश बी डैश और इक्वल टू वो एम, ये एम एफ है ही, एम एफ और अपान ये कितना हो गया, ये बी डैश। एकदम जैसा का तैसा लिख लेंगे, बस डीएम के जगह पर ए बी लिख देंगे, ठीक। इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेंगे और लिख देंगे कि क्यों भाई ऐसा हो गया है। तो डीएम के जगह पर ए बी क्यों लिख लिए हैं, क्योंकि ये जो ए बी है यह बराबर है, किसके बराबर है भाई, डीएम के बराबर है, क्योंकि करके यहाँ पर हम लिख लेंगे, दिखा लेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखिए ये बायां पक्ष है, ठीक है, और ये क्या है, दायां पक्ष है। इसका भी देखिए ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो इस दोनों समीकरण में जो बायां पक्ष है, ये देखिए बायां पक्ष, ठीक है, ये दोनों क्या है, एकदम एक ही है कि नहीं है, एक ही है। मतलब ये दोनों बराबर हैं, एकदम बराबर हैं। तो दोनों समीकरण में जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से हमको पता चल गया, 2 से, ठीक है, कि भाई दायां पक्ष बराबर होंगे। मतलब बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू इतना, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू कितना, एम एफ अपान बी डैश एफ। यहाँ पर ये यम एफ अपान कितना, बी डैश एफ हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बात है ये कि ये जो दूरियां आई हुई है इन दूरियों को लिख लेना है, ठीक है। ये जो भी दूरियां हैं उन दूरियों को हमको लिख लेना है।
जैसे अगर उसमें कहीं भी बी डैश ये पी आएगा, बी डैश पी आएगा, तो उसके जगह पर हम क्या लिख लेंगे, भी लिख लेंगे। तो इसी प्रकार की दूरियों जहां भी है वहां पर हम लिख लेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे BC की जगह पर कुछ लिख पाएंगे? अच्छा, तो BC की जगह पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसको दूसरे टर्म में हमको बनाना पड़ेगा, इधर उधर जोड़ घटाना के रूप में। B डैश C की जगह पर भी कुछ नहीं लिख पाएंगे। DM ये MF के जगह पर भी लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये MF है, ठीक है, MF को हम बना लेंगे, ठीक है, ये M को P पर मान लेंगे तो PF हो जाएगा, नहीं तो उसको हम बना लेंगे। B डैश F को थोड़ा सा देखिए, B डैश F को भी हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। फिलहाल अगर मैं इसको या के रूप में लिखना चाहूं, या के रूप में, तो ये हो गया ये BC, ठीक, BC अपान ये B डैश C हो गया, बराबर ये MF को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये MF को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, PF लिख सकता हूँ क्या, PF लिख सकता हूँ। तो ये MF को मैं बस यहाँ पर PF लिख दिया और ये B डैश C, ठीक है, और लिखूंगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि भाई ये जो MF है, MF ये किसके बराबर है, PF के बराबर है, क्योंकि M क्या होता है, P के पास होता है। मैं लिखा नहीं हूं लेकिन ये अजम्पशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये MF जो है ये लगभग बराबर होता है किसके भाई, PF के ये बराबर है, ठीक। इसीलिए हमने लिख लिया इसको, बल्कि समीकरण नंबर आप 3 बना लीजिए। और समीकरण नंबर 3 बनाने के बाद अब इसी में सब मान उन रख दीजिए, ठीक है। तो BC की जगह पर आप कुछ रख नहीं पाएंगे, BC की जगह पर इसको दूसरे पद में बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, ये जो BC है, BC, ठीक है, इस BC को हमको निकालना है। तो देखिए ये देखिए ये BP को थोड़ा सा देखिए, BP, ठीक है, ये जो BP है, BP में से यदि CP को घटा देंगे, इस BP में से अगर हम CP को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, B डैश, ये BC मिल जाएगा हमको, ये B है, ठीक है, BC मिल जाएगा, ठीक। तो हम उसको ये BC के जगह पर लिख सकते हैं BP माइनस कितना, ये CP, ठीक। क्यों BP माइनस CP के रूप में लिख लिए हैं, क्योंकि BP कहीं भी आएगा तो BP के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस U। CP के जगह पर, CP है कि नहीं, कहीं देखिए CP के जगह पर क्या लिख लेंगे, माइनस R, मतलब यहाँ पे 2F हम लिख लेंगे, है कि नहीं, ठीक। तो इसीलिए हम उसको पद में लिखेंगे। अच्छा, ये B डैश C को हम क्या लिख दें, B डैश C, इसको भी उसी पद में लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा देखिए, ये CP में से क्या कर लेंगे, B डैश P को घटा देंगे, तो इतना मिल जाएगा कि नहीं। तो ये जो B डैश P है उसको हम लिख लेंगे, ये CP माइनस कितना, B डैश P हम लिख लेंगे, बराबर ये PF तो है ही, PF के जगह पर देखिए, PF के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये F लिख सकते हैं, ठीक। तो उसको जैसा का तैसा रहने दीजिए, ये PF हो गया, ठीक। और B डैश C की जगह पर B डैश C, ठीक है, नीचे B डैश C है क्या भाई, नहीं ये गड़बड़ लिख दिए, ये B डैश C नहीं, ये B डैश F होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये B डैश F होना चाहिए, यहाँ पर हम थोड़ा भूल गए हैं, ठीक। तो B डैश F के जगह पर क्या लिखेंगे भाई, B डैश F के जगह पर एकदम वही B डैश P माइनस FP लिख लेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर ये B डैश P माइनस FP हम लिख लेंगे। अब देखिए ये जो भी यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, ये दूरियां, ये सभी दूरियां इनमें से हैं ही कोई ना कोई, बस मान रख देंगे, चुपचाप कैलकुलेट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। जो भी होना चाहिए एकदम छोटा सा रूप आ जाना चाहिए। तो ये BP की जगह पर हम क्या लिखेंगे, BP की जगह पर माइनस U लिख देंगे, ठीक, ब्रैकेट में एकदम चिन्ह के साथ। फिर बीच में माइनस CP के जगह पर क्या लिखेंगे, CP के जगह पर माइनस R, और माइनस R के जगह पर कितना, माइनस 2F डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो माइनस ये 2F हम लिख लेते हैं, ठीक। अपान CP के जगह पर कितना, वही CP है, तो ये माइनस 2F हम यहाँ पर लिख लिए, ठीक। बीच में माइनस B डैश P की जगह पर ये माइनस भी लिख लेंगे, ठीक है, माइनस भी एकदम चिन्ह के साथ ब्रैकेट में लिखिए। FP के जगह पर माइनस F हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, देख लीजिए, FP की जगह पर माइनस F, ठीक। और B डैश P की जगह पर माइनस भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर बीच में माइनस FP के जगह पर, वही FP की जगह पर ये माइनस F हम लिख लेंगे, एकदम चिन्ह के साथ आपको लेना है। और ये पूरे ये रे ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाश के में आपको चिन्ह के साथ ही सभी कुछ लेना है, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे आप,
थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। देखिए ये तो माइनस यू है ही, माइनस का माइनस में इस गुणा हो जाएगा, इधर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 2f आप लिख लीजिए। ये माइनस 2f है ही, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का माइनस इधर ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस भी हो जाएगा। उधर माइनस f है ही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इधर ये माइनस भी हो गया और ये माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस ये f हो जाएगा। थोड़ा और भी अच्छे रूप में इसको लिख लेते हैं, ठीक। तो जब हम लिखेंगे तो थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। देखिए प्लस में ये माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं 2f माइनस यू, लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2f माइनस यू हम लिख लिए और नीचे क्या लिख सकते हैं, ये माइनस 2f लिख सकते हैं, ये भी माइनस 2f लिख सकते हैं, ठीक। और बराबर ये तो ये माइनस f है ही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और अपान ये कितना है, ये f माइनस भी लिख सकते हैं, ये f माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रियक गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, बराबर के बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 2f माइनस यू, ठीक है, u, और ये गुणे हो जाएगा, ये कितना, ये f माइनस भी हो जाएगा कि नहीं। इसका इसमें गुणा हो गया, अब इसका उसमें, बराबर कितना, ये माइनस f और गुणे कितना हो जाएगा भाई ये, ठीक है, ये भी माइनस 2f हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी माइनस 2f हो जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिए, ठीक। तो इधर ये कितना हो जाएगा जब गुणा करेंगे, तो आप देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे, इसका इसमें उठा करके गुणा कर लीजिए एक एक के बाद। ये माइनस 2f का इन दोनों में गुणा करेंगे तो जब इस ये 2f का जब इसमें f में करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस 2f का जब इसमें करेंगे तो माइनस 2f भी हो जाएगा कि नहीं। अब ये माइनस यू का इन दोनों में करना है, तो माइनस यू का जब इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, ठीक है। और जब माइनस यू का माइनस भी में करेंगे तो माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, ये यू भी हो जाएगा। और बराबर के बाद अब इसका गुणा करना है, माइनस एफ का भी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस भी एफ हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का ये माइनस एफ का माइनस 2f में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इधर भी ये प्लस 2f स्क्वायर है और इधर भी ये प्लस 2f स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद से कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है इधर, देखिए इधर जो है ये माइनस 2f भी बच रहा है, ठीक, ये माइनस uf बच रहा है, प्लस u भी बच रहा है, और इक्वल के बाद ये बच रहा है माइनस भी f बच रहा है, ठीक। अब देखिए किधर और भी कुछ, देखिए यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा माइनस 2f भी है कि नहीं, और यही भी f, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, पहले f को भी लिख दिए, भी f लिख लेते हैं, वही बात हुआ। ये जो है माइनस 2f भी को मैं माइनस 2v लिख दे रहा हूं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइक टर्म है कई जैसे दिखेंगे तो बेहतर होगा हमको सिंप्लीफाई करने में। अब देखिए इसको यदि हम उधर भेज देते हैं, इसको उधर, तो क्या हो जाएगा, ठीक, इधर जब उधर चला जाएगा तो ये माइनस 2f उधर जाकर के प्लस 2f बचेगा, इधर क्या बचेगा, माइनस uf प्लस ये u भी, और बराबर वो माइनस भी तो है ही, और जब ये उधर जाएगा तो प्लस 2vf हो जाएगा कि नहीं, प्लस 2vf, ठीक। देखिए अब देखिए तो इधर हो जाएगा ये माइनस uf प्लस u भी, बराबर ये देखिए ये कितना हो जाएगा 2vf, और ये माइनस vf कितना हो जाएगा भाई, ये केवल vf हो जाएगा। अब ये जो समीकरण आया इसी में आप क्या कर दीजिए, u भी f से भाग दे दीजिए, ठीक है। ये जो समीकरण है इसी में, तो बल्कि इसको समीकरण नंबर 4 आप बना लीजिए और लिखिए समीकरण ये 4 में u गुणे v गुणे f से भाग देने पर, मतलब दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो जब भाग देने पर जब आप भाग देंगे तो सब में भाग देना पड़ेगा, माइनस u, ठीक है, ये f में भाग देंगे कितना, u डॉट v डॉट f से, मतलब गुणे में, फिर है प्लस ये u भी है, ठीक, इसमें भाग देंगे u गुणे v गुणे f से, बराबर के बाद vf है, इसमें भाग दे दीजिए u गुणे v गुणे f से, तो कटेगा कुछ, देखिए ये f से f इसमें कट जाएगा और u से u कट जाएगा, इधर ये -1 बचेगा, नीचे v बचेगा, ये v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, v से ये v कट जाएगा, f से f कटेगा, तो इधर आपको मिलेगा क्या भाई, ठीक, इधर मिलेगा माइनस ये 1 अपान कितना, ये v बचेगा, ठीक है, ये प्लस 1 अपान कितना बचेगा, ये f बचेगा, बराबर 1 अपान कितना बचेगा, u बचेगा। अब इस -1 अपान u को v को अगर उधर भेजेंगे, इसको अगर उधर आप भेज देंगे तो इधर आपको क्या मिल जाएगा, इधर बचेगा ये 1 अपान f,
ये 1/f बचेगा, और उधर क्या बचेगा भाई, ठीक है, इसको जब उधर भेज देंगे तो इधर 1/f बचेगा, और जब ये उधर चला जाएगा ये -1/v उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये 1/v और ये प्लस तो इधर है ही, ये 1/u हो जाएगा। यही जो है आपका ये क्या है भाई, ये संबंध है, आंसर है आप कह सकते हैं। मतलब कि ये जो हमारे पास ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के सामने ये जो वस्तु रखा गया है, इस अवतल दर्पण से ये वस्तु की दूरी, और ये अवतल दर्पण उस वस्तु को जहां पर बनाया है तो इस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी, और इस दर्पण की फोकस दूरी के बीच में ये संबंध है। मतलब 1/f बराबर 1/v + 1/u, यही क्या होता है भाई, क्या होता है, संबंध होता है। अब देखिए हमको क्वेश्चन देगा, ये कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, इस पर आधारित क्या देगा, देखिए 1/f है और ये v है और ये क्या है, ये u है, इन तीनों में से कोई दो हमको दे देगा। जैसे कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी दे देगा, f निकालना रहेगा, f दे देगा, v देगा, हमको u निकालना रहेगा, f दे देगा, u दे देगा, और ये क्या रहेगा, v निकालना रहेगा, है कि नहीं। तो हमको इसको थोड़ा सा बस मान दे दे, और ये याद रखना है कि कोई भी मान देगा कैसे भी, तो उसका हमको चिन्ह के साथ एकदम मान रखना है। चिन्ह एकदम, चिन्ह आपको हर समय जानना पड़ेगा। ये सब थोड़ा सा ये है, अगर आप मन से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, ठीक है, कि वो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, किधर उल्टा सीधा बन रहा है, ये सब तब आप चिन्ह को अच्छे से जान पाएंगे, कि अच्छे से रख पाएंगे। जब रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब इसको सोल्व करेंगे मान रख करके, तब ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है इसके बीच में संबंध। तो आई होप कि ये जो भी टॉपिक्स है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। यदि फिर भी, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दर्पण के लिए था तो उत्तल दर्पण के लिए ही, ठीक है, उसके वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और ये फोकस दूरी में संबंध के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें।